तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले फाइनाइट वर्ब को पढ़ लिया है, जहां प्रिंसिपल वर्ब, मोडाल्स, ऑक्सिलरीज और उसके पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट या टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज होते हैं वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे एक सेंटेंस ले आई वांट टू प्ले। अगर मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, आई की जगह ही रखा, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स टू प्ले। अब यहाँ देखिए, मैंने सेंटेंस में आई की जगह सब्जेक्ट आई था, काम करने वाला, इच्छा करने वाला आई था, उसकी जगह मैंने ही किया, तो वांट की जगह वांट्स हो गया। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वांट है, ये जो वर्ब है ये चेंज हो रहा है, यानी ये वर्ब कहलाएगा फाइनाइट। यहाँ पे देखिए, प्ले भी, खेलना भी एक क्रिया है, ये भी एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की सूचक है। तो यहाँ पे देखेंगे टू प्ले चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे वर्ब्स जो चेंज नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन फाइनाइट, और जो चेंज होते हैं वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। दोस्तों याद रखिए, इन्फिनिटिव जो है नाउन होता है, वहीं जेरंड भी नाउन होता है, यानी इन्फिनिटिव जेरंड नाउन होता है, वहीं पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव होता है। तीनों को समझेंगे कैसे? देखिए, अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव आया है तो टू प्लस V1 आएगा। जैसे टू गो, टू कम, ऐसे वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिले तो आप समझिए वो क्या है? इन्फिनिटिव है। वहीं गो की जगह गोइंग आ जाए, कम की जगह कमिंग आ जाए, तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है? जेरंड है। और गो की जगह गॉन आ जाए, या कम की जगह गोन या गोइंग आए, और कम की जगह कम या कमिंग आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप या फिर चौथा रूप हो तो वो क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव होंगे। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे सर आप कमिंग को कह रहे हो जेरंड, और आप यहाँ कमिंग को कह रहे हो नाउन, यहाँ कह रहे हो एडजेक्टिव। दोस्तों याद रखिए, कोई भी वर्ड सेंटेंस में नाउन नहीं होता है, कोई भी वर्ड अपने आप में वर्ब नहीं होता, वो देखा जाता है सेंटेंस में काम कैसा कर रहा है। नाउन क्या है? एक नाम होगा किसी वस्तु का, किसी स्थिति का, किसी भी चीज़ का। अगर नाम के रूप में आया है तो वो जेरंड बन जाएगा। लेकिन वही अगर एडजेक्टिव है, यानी किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है ये गोइंग वर्ड, तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाएं, हमें कंजंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कहाँ है? जहाँ एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाए। जैसे आई वांट टू गो टू पटना टू मीट माई फ्रेंड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ? आई वांट, क्या जाना चाहता हूँ, कहाँ? पटना। किस लिए? फ्रेंड से मिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टू गो एक क्रिया है, मीट मतलब मिलना भी एक काम है, पटना तो एक नाउन है। तो यहाँ पे दो वर्ब आए हैं, टू गो और टू मीट। अभी बताया था टू प्लस V1 क्या होता है दोस्तों? इन्फिनिटिव, यानी दो सेंटेंस में इन्फिनिटिव आए हैं। क्या कोई कंजंक्शन आया है जोड़ने के लिए? एंड, एज, और ये सब चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, यहाँ एक से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कहीं भी सेंटेंस में यूज करेंगे, कंजंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाए तो याद रखिएगा कंजंक्शन का प्रयोग होता है। अगर फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा होंगे तो कंजंक्शन का प्रयोग होगा। और किस तरह से? जितने फाइनाइट वर्ब हो उससे एक कंजंक्शन चाहिए, यानी अगर सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब हो तो कंजंक्शन की संख्या 1 होगी, 3 फाइनाइट वर्ब हो तो कंजंक्शन की संख्या 2 होगी। जैसे आई वांट टू प्ले एंड ही वांट्स टू सिंग। अब देखिए, मैं खेलना चाहता हूं और वो क्या है?
गाना चाहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वांट्स है ही के लिए, यहाँ पे एक वांट है, तो दो दो फाइनाइट वर्ब आया है, ये भी फाइनाइट वर्ब, ये भी फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि आई के जगह वांट आया है, वहीं ही हमने लगाया तो क्या हो गया? वांट्स हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज करने से चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। अब एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब है, तो हमने एक कंजंक्शन का प्रयोग किया। कितने कंजंक्शन का? एक, वो कौन है? एंड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो तो कंजंक्शन की संख्या जो होगी फाइनाइट वर्ब से एक कम रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए, इन्फिनिटिव आपको कई रूप में दिख सकता है। पहला सिंपल फॉर्म 2 + V1, 2 + V1 की अगर बात करें, टू गो, टू कम, टू प्ले, इस तरह से। एक इन्फिनिटिव होता है जब टू गायब हो जाता है। ऐसे कंडीशन कई बार आएंगे आपको इन्फिनिटिव के साथ जब टू रहेगा ही नहीं, तो ऐसे इन्फिनिटिव को डायरेक्ट या बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। डायरेक्ट इन्फिनिटिव या बेयर, जैसे टू गो की जगह क्या हो जाएगा? गो होगा। अब देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस, जैसे गो की जगह टू हैव गॉन हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ टू के बाद हैव आया है, हैव वर्ब का कौन सा रूप है? 2 + V1 आएगा। और चूंकि हैव जो है वर्ब का कौन सा रूप लेता है? तो तीसरा। तो याद रखिए 2 + हैव + V3 कहलाएगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। वैसे भी हैव + V3 परफेक्ट टेंस बनाता है। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या है? 2 + बी, टू बी, गोइंग, प्लेइंग, ऐसा कुछ। अब ध्यान रखिएगा, बी के बाद चौथा रूप आता है, सही है, और टू के बाद बी आया, बी कौन सा रूप है? पहला। उसी प्रकार अगर 2b + V3 आ जाए, समझिए क्या है? पैसिव है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब पकड़ेंगे कैसे? आपको मैंने पहले बताया है, कभी भी बी के बाद चौथा रूप आए ये कंटिन्यूअस होगा, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप आए ये पैसिव कहलाता है, और हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आए तो ये कहलाता है परफेक्ट। ये चीज़। तो अब इन्फिनिटिव बनाना है तो इन सब के पहले टू लगा दीजिए। टू पहले लग गया परफेक्ट इन्फिनिटिव, यहाँ टू पहले लग गया पैसिव फॉर्म इन्फिनिटिव का, यहाँ टू पहले लग गया कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। अब देखते हैं इन्फिनिटिव टू को जो फॉर्म है, मेन फॉर्म जो जनरली यूज होता है वो है 2 + V1। जैसे टू गो, टू प्ले, टू रन, क्या टू पटना होगा? याद रखिए, मैंने कहा टू के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। याद रखिएगा हमेशा, टू के बाद वर्ब का पहला रूप आए तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इन्फिनिटिव। आगे देखते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग दोस्तों सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरफ या वर्ब का उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझिएगा इसको। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक नाउन, इन्फिनिटिव क्या है दोस्तों? नाउन का काम करेगा। इन्फिनिटिव किसका काम करेगा? नाउन का। और एक नाउन जनरली सेंटेंस में दो ही तरह से यूज होता है, या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। एक कंप्लीमेंट होता है, उसको अभी बात नहीं कर रहे हैं। जनरली दो तरह से नाउन आएगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। क्रिकेट इज अ गुड गेम। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट क्या है? एक अच्छा गेम है। यहाँ पे क्रिकेट क्या है दोस्तों? एक गेम का नाम के रूप में आया है, गेम का नाम के रूप में आया। अगर मान लो इसी को हम रिप्लेस कर दें, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पे रिप्लेस कर दो, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ध्यान रखिए, यहां क्रिकेट क्या था? सब्जेक्ट के रूप में आया था। किसकी चर्चा हो रही है सेंटेंस में? क्रिकेट की। अगर क्रिकेट को रिप्लेस कर दिया जाए टू रन, टू स्विम से, तो ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का। टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप आया है? पहला रूप। ये कहा जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। जैसे आई लव क्रिकेट, ठीक। आई वांट टू गो, ठीक है। आई वांट मनी। चलिए इस सेंटेंस को छोड़िए, इन दोनों पर फोकस करते हैं। देखिए, आई वांट मनी, मैं क्या चाहता हूँ? पैसा चाहता हूँ।
आई वांट मनी मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे को पसंद करता हूँ। 3 कंडीशन हो सकता है। यही आई वांट टू गो, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। अब सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब कौन सा है, वांट, और उसके बाद नॉन फाइनाइट आया है कौन सा, टू गो। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, टू गो अगर वर्ब के बाद आया है, एक सेंटेंस में 2 वर्ब तो होगा नहीं। एक सेंटेंस एक वर्ब, यानी एक क्लाउज में एक ही वर्ब होगा, और 2 क्लाउज बनाने के लिए कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन है नहीं है, फिर से समझिएगा, एक सेंटेंस या एक क्लाउज में एक ही वर्ब होगा। अब क्लाउज ज़्यादा होने के लिए कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन है नहीं, मतलब कितने क्लाउज का सेंटेंस है, एक क्लाउज का, और वहाँ एक ही फाइनाइट वर्ब है, कौन है, वांट। तो टू गो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। और टू गो क्या है, इन्फिनिटिव, यानी 2 + V1 इन्फिनिटिव है, और किसका काम कर रहा है, नाउन का। जैसे आई वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, किसी वस्तु का नाम है मनी, वहीं किसी क्रिया का नाम हो गया टू गो। टू गो मतलब जाना, एक काम हो गया, और उस क्रिया का नाम अगर हमने बना दिया, उस काम का हमने नाम में परिवर्तन किया, तो टू गो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट के रूप में। अब क्या है दोस्तों, वर्ब के उद्देश्य बताने से हमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिएगा, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, किस लिए आया, सेंटेंस को देखिएगा, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया आपसे मिलने के लिए। तो आई केम हेयर टू मीट यू, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, आपसे मिलना। तो टू मीट जो है यहाँ केम आने का उद्देश्य बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में कोई भी इन्फिनेटिव 3 प्रकार का मुख्य काम करता है, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आए, या तो वर्ब का पर्पस बताए। आपके आने का कारण बताइए, मेरे आने का कारण है आपसे मिलना, इस सेंटेंस में। जैसे आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। अब ध्यान दीजिए, मैंने कड़ी मेहनत की, क्यों की कड़ी मेहनत, आपके कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, आपके वर्क करने का उद्देश्य क्या है, क्यों की मेहनत आपने। तो भैया मुझे एग्जाम को पास करना है, मेरा उद्देश्य एग्जाम नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है, पास करना। तो इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, वर्ब का जो है उद्देश्य बताता है इन्फिनेटिव, और यहाँ किस लिए आया है, नाउन की तरह आया है, लेकिन ये बता रहा है वर्ब का उद्देश्य। अब देखते हैं सेंटेंस में। देखिए दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव या वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ वर्ब का 2 + V1 प्रयोग करते हैं। जैसे नीड और डेयर अगर मेन वर्ब के रूप में आया है, याद रखिएगा कौन से रूप में, मेन वर्ब के रूप में, तो इनके बाद हमेशा 2 + V1 का प्रयोग करना है। नीड या डेयर आपको पहले भी सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ, सॉरी चैप्टर्स में, कि नीड डेयर जो होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी होते हैं। कभी मोडाल्स का काम करेंगे तो मोडाल्स का काम करेंगे, तो मोडाल्स तो वर्ब का पहला रूप लेगा। अगर मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो 2 + V1 लेंगे, याद रखिएगा। जैसे आई नीड टू गो देयर, मुझे ज़रूरत है वहाँ जाने की। तो ऐसे कंडीशन में ये है वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो ये क्या आया, 2 + V1। लेकिन आई नीड नॉट गो देयर, अब समझिएगा, चूंकि नॉट बाद में आया है, नीड पहले आया है। कब बनता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई हैव नॉट एनी मनी। तो ऐसे कंडीशन में नीड जो है ये बन गया है ऑक्सिलरी वर्ब, और नीड ऑक्सिलरी वर्ब में किसका काम करता है, मोडाल्स का। मोडाल्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब, तो अपनी बात कौन सा लेगा, वर्ब का पहला रूप लेगा। उसी प्रकार कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, जैसे एग्री, सॉरी ये है वर्ब, एडजेक्टिव जो भी हैं, हैप्पी, वांट, विश, डिजायर, होप, ईगर, इजी, फेल, रिफ्यूज, एक्सपेक्ट, ये सब जो हैं अपने बाद क्या लेते हैं दोस्तों, 2 + V1। जैसे अरे बहुत आसान काम है इसको करना, जैसे इट इज इजी टू पास द एग्जाम। याद रखिएगा, इन चीज़ों को अब याद रखना है। बहुत आसान है, क्या है आसान है, एग्जाम को पास करना। इट इज़ इजी, और इजी और हार्ड ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम करते हैं। और
वर्ब का भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, एडवर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। तो यहाँ पे जो इजी है दोस्तों वो क्या है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों इजी जो है वो है एडजेक्टिव, और अपने बाद क्या ले रहा है 2 + V1। जैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हैप्पी जो है एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद क्या आया है 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में इन सब एडजेक्टिव्स वर्ब्स के बाद जो जनरली आता है कौन सा आता है 2 + V1। नीड डेयर वर्ब का काम करेगा, कौन सा, मेन वर्ब का, मोडाल्स का नहीं, तब 2 + V1 आएगा। अगर मोडाल्स का काम किया तो याद रखिएगा केवल V1 होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हाउ के साथ इन्फिनेटिव आएगा। जैसे नो, मुझे पता है एग्जाम कैसे पास करना है। जैसे वंडर, हमें तो आश्चर्य हो रहा है उसने पास कैसे किया। एक्सप्लेन करो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। सीखो, कैसे परीक्षा दी जाती है। तो इन सब शब्दों के साथ, इन सब वर्ब्स के साथ हाउ 2 + V1। हिंदी में भी देखिए, आप लोग कहते हैं अरे मुझे मालूम है कैसे एग्जाम देना है, अरे मुझे तो आश्चर्य हो गया यार, वो गधा भी कैसे पास कर गया, पता नहीं कैसे तैयारी किया वो पास कर गया। एक्सप्लेन करो, टीचर कहेगा एक्सप्लेन करो, तुम ये आंसर कैसे लिखा, तुमको कैसे मालूम है। तो इन सब चीज़ों में लर्न, वंडर, एक्सप्लेन, नो, टीच। टीच भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हाउ टू लगता है। जैसे आई नो हाउ टू पास द एग्जाम, मुझे अच्छे से पता है एग्जाम कैसे पास करना है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों में, इन सब वर्ब्स के साथ हाउ 2 + V1 लगाएंगे, और ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। कुछ वर्ड्स के ग्रुप हैं बेयर इन्फिनेटिव, मतलब बिना टू का। जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, या वुड रेदर देन। वुड रेदर देन के बारे में हमने पहले बात की है कि जब कोई प्रेफरेंस की बात हो, सिलेक्शन, मुझे भूखा मरना पसंद है, भीख नहीं मांगूंगा, यानी भूखा मरना पहली पसंद हो गई, तो यहाँ वुड रेदर के बाद देन + V1 का प्रयोग करेंगे, या केवल V1 आ सकता है, या तो देन आए + V1, या तो केवल और केवल V1। आई वुड रेदर डाई देन बेग। ध्यान रखिएगा, आई वुड रेदर डाई में क्या होगा, हमेशा वुड रेदर के बाद वर्ब का पहला रूप प्रयोग करना है। उसके बाद अगर देन आता है क्वेश्चन में, कभी कभी देन की जगह देन आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको यूज नहीं करना है। क्या करना है, देन, और उसके बाद फिर आएगा कोई तो V1, 2 + V1 वगैरह नहीं आता है। वहीं हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, इन सब का भी प्रयोग हो तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब का पहला रूप लगाना है। वाई नॉट या वाई, किसी को अगर सलाह देना हो तो वाई नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो वाई का प्रयोग करते हैं। समझिए फिर से, जैसे मैंने अगर पूछा वाई नॉट गो देयर, इसका मतलब होता है तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, वाई नॉट गो देयर। जैसे आई एम फीलिंग बोर, वाई नॉट प्ले अ गेम। ध्यान से देखिएगा, वी आर फीलिंग बोर, हम लोग क्या है, बोर हो गए हैं बैठे बैठे, या किसी कारण हम लोग बोर महसूस कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें। तो यहाँ पे वाई नॉट क्या है, एक सजेशन दे रहा है, प्रपोजल है, क्यों ना हम लोग गेम खेलें, क्यों ना हम लोग मनाली चले। ठीक है ना, बहुत गर्मी है, इट इज समर, वाई नॉट गो टू मनाली। ऐसे कंडीशन में वाई के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, ये है सजेशन देना। लेकिन अगर मैं वाई का प्रयोग करूं, जैसे किसी से कोई प्रश्न करना, तो ऐसे कंडीशन में जैसे वाई गो देयर, वाई गो देयर,
इसका अर्थ होता है वहाँ क्यों जाऊँ, तुम बताओ वहाँ क्यों जाए। जैसे वाई प्ले क्रिकेट, बताओ क्रिकेट क्यों खेले, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखिए कि वाई के बाद V1 लगता है। तो जब सिर्फ वाई हो तो सवाल पूछना हो गया, वाई नॉट हो तो सजेशन देना। आगे देखिए, यदि दो इन्फिनेटिव देन से, बट से, एज से, और से, एंड से या एक्सपेक्ट और लाइक से जुड़े हों तो बाद वाले इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता है, बाद वाले में टू नहीं लगता है। जैसे आई केम हेयर टू प्ले एंड enjoy। देखिए आई केम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, ध्यान से देखना, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ किस लिए, खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो आई केम हेयर टू प्ले एंड टू एंजॉय नहीं होगा, टू कट जाएगा। क्यों, एंड जो है ध्यान देखिएगा, अगर यहाँ टू लग गया है तो ये टू प्ले के लिए भी काम करेगा, वही टू किसके लिए भी काम करेगा, एंजॉय के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर एक बार एंड लग गया, देन लग गया, बट लग गया, एक्सपेक्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग हो गया कंजंक्शन की तरह दो इन्फिनेटिव को जोड़ने में, तो जो टू यहाँ लगा है वही टू क्या होगा, यहाँ भी लगेगा, मान लिया जाएगा और इस टू को यूज़ नहीं करेंगे। यानी अगर टू प्ले एंड टू एंजॉय है तो बाद वाले टू को काटना पड़ेगा और माना जाएगा कि एंजॉय इस टू का प्रयोग कर रहा है, प्ले भी इसी टू से काम चलाएगा। ध्यान रखिए। कुछ बेयर इन्फिनिटिव में हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने बाद वर्ब का पहला रूप लेंगे। वो कौन है, लेट, बिड, मेक, हियर, वॉच और सी। ये अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब का पहला रूप। जैसे आई शॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, तो सी शॉ सीन, तो यहाँ सी का वर्ब का दूसरा रूप है, यानी ये कौन सा रूप है, मेन वर्ब। मैंने क्या देखा, उसे जाते हुए देखा, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, सी, वॉच, हियर, इनके बाद वर्ब का पहला फोर्थ फॉर्म भी आता है, यानी जेरंड के रूप में, वो मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा इन दोनों का अंतर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेट, बिड, मेक, हियर, वॉच, सी, इनके बाद वर्ब का पहला रूप होगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, जैसे लेट के बाद हमेशा किसी भी कंडीशन में प्रयोग हो वर्ब का पहला रूप ही होगा। लेकिन वहाँ मेक आता है ना, तो मेक के बाद V1 भी आ सकता है और 2 + V1 भी आ सकता है। कैसे, अगर सेंटेंस एक्टिव का है, ठीक है ना, और अगर सेंटेंस पैसिव का है। अगर सेंटेंस पैसिव का है तो 2 + V1 लगाइएगा, अगर एक्टिव में है तो केवल और केवल V1। और एक्टिव पैसिव का अंतर आपको बता दिए हैं। अगर सेंटेंस में काम करने वाला मेन वर्ब के पहले हो तो एक्टिव, अगर बाद में हो या ना हो मेन वर्ब के बाद काम करने वाला तो पैसिव। तो बस इतना कंसेप्ट है। तो देखिए कैसे, जैसे आई मेड हिम रन, मैंने उसे क्या करवाया, दौड़ा दिया। मैंने उसे, आई मेड हिम रन, मैंने उसे क्या करवा दिया, दौड़ा दिया। तो ऐसे कंडीशन में कहलाएगा मेड। चूंकि ये सेंटेंस एक्टिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन। रन का मतलब यहाँ पे वर्ब का पहला रूप, रन, रैन, रन। लेकिन अगर यही सेंटेंस होगा, ही वाज मेड टू रन, अब ध्यान से देखिएगा, ही वाज मेड टू रन, वाज के बाद मेड आया है। अब चूंकि वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो या तो ये तीसरा फॉर्म होगा या तो दूसरा होगा। दूसरा अकेले आता है, मेक, मेड, मेड, तो दूसरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अकेले आता है, वाज के साथ आया, यानी वाज के साथ अगर तीसरा आए, ये वाज कौन सा फॉर्म है, बी, और उसके साथ तीसरा आए यानी सेंटेंस कौन सा हो गया, पैसिव। और सेंटेंस पैसिव है तो रन की जगह क्या आया है, टू रन, यानी सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन अगर यही एक्टिव में है तो क्या आया, वर्ब का पहला रूप। ध्यान रखिएगा। तो मेक के साथ अगर मेक एक्टिव है तो V1 और पैसिव है तो 2 + V1, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जेरंड की बात करते हैं दोस्तों। देखिए जेरंड जो है दोस्तों वर्ब का चौथा रूप है और ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह है। अब जेरंड भी वही काम करेगा जो नाउन करता है, यानी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। लेकिन इन्फिनेटिव जेरंड में एक ट्विस्ट है।
इन्फिनिटिव इस सब्जेक्ट क्या करता था, ऑब्जेक्ट क्या करता था, या फिर वर्ब का उद्देश्य बताता था। इन्फिनिटिव जो है मैंने जब पढ़ाया है वो किसका उद्देश्य बता रहा था, वर्ब का, लेकिन जेरंड जो है सब्जेक्ट का उद्देश्य बताता है। या तो सब्जेक्ट की तरह ही हो या तो सब्जेक्ट का उद्देश्य बताएगा। इन्फिनिटिव जेरंड में इतना अंतर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह तो दोनों आते हैं, लेकिन एक अंतर है, इन्फिनिटिव जो है वो आता है वर्ब का ऑब्जेक्ट उद्देश्य बताता है, वही जेरंड सब्जेक्ट का। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे केगल का नाम सुना है? केगल एक एक्सरसाइज का नाम है। स्क्वैट सुना है? स्क्वैट्स एक एक्सरसाइज है जिसे उठक बैठक कहते हैं। स्क्वैट्स आर गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वैट्स आर गुड एक्सरसाइज, ओहो CI होना चाहिए, खैर थोड़ा स्पेलिंग या मिस्टेक है। स्क्वैट्स आर गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वैट्स की जगह स्विमिंग कर दूँ तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आप समझिएगा, स्क्वैट क्या था, एक एक्सरसाइज का नाम है, तो यहाँ स्विमिंग भी क्या है, एक एक्सरसाइज का नाम है। यानी ये किस रूप में आया है, नाउन के रूप में, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में जनरली नाउन आता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। अगर हम स्विमिंग की जगह टू स्विम कर दे तो गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह आता है, जेरंड भी आता है, और दोनों क्या काम करेगा, एक नाउन का। अब देखिए, उसी तरह ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा जैसे वहां हुआ था, लेकिन एक फर्क है, सब्जेक्ट का उद्देश्य बताएगा जेरंड, वर्ब का उद्देश्य बताएगा इन्फिनिटिव। जैसे आई केम हेयर टू मीट यू, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, कमिंग का उद्देश्य आपसे मिलना। लेकिन अगर है दिस पेन इज टू राइट, दिस पेन इज टू राइट, यह कलम क्या है, लिखने के लिए। तो कलम यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कलम जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस पेन का काम क्या है, लिखना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? सब्जेक्ट का पर्पस कौन बताता है, जेरंड बताएगा। तो दिस पेन इज टू राइट की जगह हो जाएगा फॉर राइटिंग, ठीक है। जैसे बुक इज टू रीड, ये हो जाएगा गलत। बुक का पर्पस क्या होता है, पढ़ा जाना। बुक का पर्पस क्या होता है, पढ़ा जाना। तो बुक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जो पर्पस होता है वो बताता है जेरंड। तो टू रीड की जगह फॉर रीडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिखूं, आई बाउट दिस बुक टू रीड। अब सेंटेंस को समझिए, मैंने ये किताब खरीदा। क्यों खरीदा? खरीदने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। तो ऐसे कंडीशन में बाई बाउट बाउट ये वर्ब है, और वर्ब का उद्देश्य बताएगा इन्फिनिटिव। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है द बुक, तो वहाँ पे होता जेरंड। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ब्स के साथ सामान्यतः जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कौन से हैं, स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, इंजॉय, मिस, माइंड, अवॉइड, डिले, डिटेस्ट, डिनाई, डिफर, वर्थ, रिस्क, रिग्रेट, एंटिसिपेट। ये सब जो वर्ब्स हैं ये अपने पास जनरली लेते हैं जेरंड। याद रख लीजिएगा इसे, ठीक है ना। जैसे आई इंजॉयड प्लेइंग, मैंने खूब इंजॉय किया। किस चीज को, क्रिकेट खेलने को। तो इंजॉय जनरली क्या लेगा, वर्ब का आईएनजी रूप। आगे देखिए जेरंड। एक और बात है दोस्तों कि कैसे पकड़ेंगे। एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये चेक करने का कि सेंटेंस में वर्ब के बाद जेरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि सेंटेंस में वर्ब के बाद इन्फिनिटिव आया था। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब के बाद जेरंड आ रहा है। कैसे चेक करेंगे? तो इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि
जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं वो है फाइनाइट वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब करते हैं। अब इसके बाद दो कंडीशन है, या तो इसके बाद इन्फिनिटिव आए, ठीक है ना, या तो फिर जेरंड आ जाए। दो ही चीज आएगा, फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब के बाद या तो इन्फिनिटिव आए या तो जेरंड आए। कैसे पकड़ेंगे इन्फिनिटिव आ रहा है, कैसे पकड़ेंगे जेरंड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर मेन वर्ब और ये नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव और जेरंड, और मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब, अगर मेन वर्ब जो है पहले का हो गया हो, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, मेन वर्ब पहले घटित हुआ हो और नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में, ठीक है ना। मेन वर्ब पहले हो और नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में, तो जब बाद का कंडीशन हो तो ये हो जाएगा 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव होगा। अगर वही मेन वर्ब बाद की क्रिया हो और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हो पहले का काम हो, दोनों को कंपेयर करने पर, तो ये जो पहले वाला अगर आ जाए और मेन वर्ब बाद में और नॉन फाइनाइट पहले हो जाए तो ये होगा V4 यानी जेरंड, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैसे पकड़ेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई वांट टू प्ले, अब मैं इच्छा कर रहा हूँ और मुझे क्या है, खेलना है, तो इच्छा पहले होगी, खेलेंगे बाद में। इच्छा तो कोई भी काम करने की मुझे इच्छा हुई, यार मैं सामान को खरीदूंगा, तो पहले इच्छा आई, बाद में हम उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे। जनरल कंसेप्ट है, सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन 90% सिचुएशंस में लागू होगा। तो मेरी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, खेलने की, तो पहले इच्छा आई, बाद में खेलने का काम हुआ। चूंकि ये काम बाद में हुआ इसलिए क्या लगा है, 2 + V1, इसीलिए प्लेइंग की जगह क्या लगा, 2 प्ले। जैसे इंजॉय, आई इंजॉय प्लेइंग, इंजॉय का मतलब मजा आना, ठीक है, प्ले मतलब खेलना। अब हमने कोई काम किया, मजा कैसे आएगा, हम क्रिकेट को खेले फिर मजा आया, फिर पहले मजा आया फिर खेले। तुम ही सोचो यार, इतना खेले यार मजा आ गया, आज इतना मस्ती किए कि मजा आ गया। तो पहले हुआ खेलना, बाद में आया मजा। चूंकि ये काम जो है इंजॉय बाद का हो गया और पहले खेल चुके हैं, यानी ये काम दोनों में पहले का है, इसलिए क्या होगा, जेरंड होगा। इसीलिए 2 प्ले की जगह क्या लगा है, प्लेइंग लगा है। फिर भी इनको एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में आपको आसानी होगी। अब देखिए, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड का प्रयोग जब हो सेंटेंस में, तो इनके बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी जेरंड आएगा। जैसे कोई लड़का है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है SSC की, अब उसके हो गए 35 साल उम्र, जनरल कैटेगरी का लड़का है, तो क्या उसका प्रिपरेशन करने का कोई फायदा है, कोई मतलब है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी के हो या तो 27 साल या तो 30 साल या मैक्सिमम 33 साल किसी पोस्ट में अगर हो, तो समझ रहे हो बात को। तो जब तुम्हारी उम्र ही पार कर गई तो प्रिपरेशन करने का क्या फायदा। तो इसीलिए कहते हैं इट इज नो यूज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है परीक्षा के लिए तैयारी करने का। क्यों भैया, आपका एज जो है खत्म हो गया, आप एज बार को क्रॉस कर गए, कोई फायदा नहीं है, काहे तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में इट इज नो यूज या इट इज नो गुड के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कांट हेल्प या कांट रेजिस्ट, ऐसे कंडीशन में हमेशा इसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है। जैसे कांट हेल्प लाफिंग, जैसे कोई कॉमेडी का शो हो रहा है, उसे देखकर ऐसी स्थिति बन गई कि खुद को हंसने से रोक न सके, यानी आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तो इसका मतलब है खुद को नहीं रोक पाना। जैसे वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस आई कांट हेल्प लाफिंग, उसका परफॉर्मेंस देख के मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया।
तो ऐसे कंडीशन में कांट हेल्प या कांट रेजिस्ट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे इनके बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब का पहला रूप। जैसे इट इज़ नो पॉइंट या इट इज़ नो सेंस, इनके बाद भी वर्ब का चौथा रूप या जेरंड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ नो पॉइंट मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। इट इज़ नो पॉइंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, अगर किसी की उम्र पार हो जाए तो क्या कहेंगे, इट इज़ नो पॉइंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मतलब कोई मतलब नहीं बनता यार तुम्हारा तैयारी करने का, तुम तो पहले ही एज क्रॉस कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए, अगला देखना है, मैंने इसको आपको पहले बता दिया। इन्फिनेटिव जो है वर्ब का पर्पस बताता है, जबकि जेरंड क्या बताता है, सब्जेक्ट का। कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए टू को छोड़ के कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो जेरंड होगा, लेकिन टू आए तो वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। हाँ, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी प्रीपोजिशन हो टू को छोड़कर तो पहला रूप लगाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ टू के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है। वो कौन है, जैसे बी यूज टू, बी एक्स्टम टू, एवर्स टू, व्यू टू, इनका ध्यान रखिए। इनके बाद जो आएगा वर्ब का चौथा रूप आएगा। वर्ब जो होते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव भी आता है, जेरंड भी आता है। और अभी मैंने आपको बताया, अगर फाइनाइट वर्ब के बाद इन्फिनिटिव आता है तो इन्फिनिटिव बाद का काम होता है, लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब के बाद जेरंड आना है तो फाइनाइट वर्ब पहले, जेरंड जो होगा पहले का काम होगा। यानी अगर मेन वर्ब से पहले का काम हुआ कोई तो वो जेरंड होगा, और मेन वर्ब के बाद का कोई काम है नॉन फाइनाइट वर्ब तो वो होगा इन्फिनिटिव। ये हमने अभी देखा है। आगे देखते हैं, जैसे दोस्तों सी, हियर, फील, वॉच, इनके बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या तो फोर्थ, यानी फर्स्ट फॉर्म जो है डायरेक्ट इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव, और फोर्थ जो है जेरंड है। अब कब फोर्थ फॉर्म आएगा, कब फर्स्ट फॉर्म आएगा, दोनों में प्रयोग में अंतर है। देखिए, अगर कोई आदमी जा रहा है, सी का एग्जांपल ले, अगर कोई जा रहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए जाते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए बस कोई जा रहा है, मैंने सर घुमाया, वो मुझे जाते हुए दिख गया, फिर मैं अपने काम में लग गया, एक कंडीशन ये। दूसरा, वो जब से चलना शुरू किया और जब तक चलना अंत किया तब तक मैं उसको देखता रहा, ये तो दोनों कंडीशन में प्रयोग देखे। जैसे आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, लेकिन फर्क है इस वाले में, जब सॉ के बाद वर्ब का पहला रूप आना है, इसका मतलब हुआ मैंने उसको शुरुआत से लेके अंत तक जाते हुए देखा। आई सॉ हिम गो मतलब मैंने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक उस काम को करते हुए देखा। तो इसके बाद आएगा वर्ब का पहला रूप, यानी पहला रूप तब आएगा स्टार्ट टू एंड, शुरुआत से अंत तक तो वर्ब का पहला रूप लेंगे। और फोर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हमने उसे इस काम को करते हुए देखा तो हमने प्रयोग करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे आई सॉ हिम गोइंग, सही दोनों है लेकिन दोनों के सेंस में अंतर है। मैंने उसे देखा, वो कहीं जा रहा था, मेरी नज़र पड़ गई बीच में, उसके बाद मैं अपने काम में लग गया, तो थोड़ी देर के लिए उस काम को करते हुए देखा, तो ये हो गया गोइंग वाला। तो ये चीज़ रिमेंबर, रिग्रेट और फॉरगेट, इनके बाद 2+V1 भी आ सकता है और V4 भी। 2+V1 इन्फिनिटिव होगा। अगर इनके बाद 2+V1 जो है फ्यूचर का एक्शन होगा, ठीक है ना, और V4 तब आएगा जब पास्ट का एक्शन होगा। ये तो हमने पहले भी बता दिया है। एग्जाम्पल समझिए, भाई दिल्ली जा रहे हो, भूलना मत मेरे दोस्त से मिलने के लिए। अब ये फ्यूचर का काम हो गया, यार मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा तुमसे मिलना। तो ऐसे कंडीशन में फॉरगेट का जैसे प्रयोग करता हूँ, डोंट फॉरगेट टू मीट माई ब्रदर, ठीक है, समझिए, डोंट फॉरगेट टू मीट माई ब्रदर, इसका अर्थ होगा भूलना मत मेरे भाई से मिलना। यानी पहले ये मुझे बता रहे हैं इस काम को गलती मत करना, जा रहे हो दिल्ली तो मेरे भाई से मिल लेना। यानी मिलना जो है एक फ्यूचर एक्शन है, अभी जा रहा है, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन? भूलियो मत भैया, हमारे भाई से मिलना है तुम्हें, भविष्य में ये काम होना है, ये है फ्यूचर एक्शन। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 2+V1 का प्रयोग करेंगे। वहीं पास्ट जो होगा तब V4 होगा। कैसे? सॉरी ब्रो, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ब्रो बडी, सॉरी ब्रो, आई
forgot meeting your brother। यार दोस्त माफ करना, गलती हो गई, तुम्हारे भाई से मिलना मैं भूल गया। यानी अब बता रहा है कि जो मिलने की काम थी वो हम भूल गए, पहले मुझे मिल लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। तो ये काम जो है पास्ट एक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में फॉरगेट के बाद मीटिंग लगाएंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पास्ट, और यहीं फ्यूचर टाइम की बात हो तो 2 + V1। और वैसे भी बताए थे बाद की क्रिया होगा तो इन्फिनिटिव, पहले की क्रिया है तो जेरंड। स्टॉप के बाद दोस्तों 2 + V1 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों में फर्क है। जैसे अगर ये बाद की क्रिया होगी तो 2 + V1 और पहले की होगी तो V4। कैसे? जैसे आई स्टॉप्ड ओहो देखिए एक सेंटेंस है आई स्टॉप टू स्मोक, दूसरा है आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, दोनों में फर्क है। आई स्टॉप्ड मैं रुका, मैं कहीं जा रहा था, मैं रुक गया, किस लिए? स्मोकिंग करने के लिए। यानी कि मैं कहीं जा रहा था, मैंने सिगरेट जलाने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, तो पहले रुका, बाद में क्या करेंगे? स्मोकिंग। तो ये बाद की क्रिया है, इसलिए क्या हो गया? टू स्मोक। लेकिन आई स्मोक्ड स्मोकिंग मतलब मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। अब धूम्रपान का काम मैं पहले करता था, और समझिएगा मैंने धूम्रपान करना ही छोड़ दिया, तो आई स्टॉप स्मोकिंग मतलब ये स्मोकिंग का काम मैं पहले करता था, अब मैंने क्या किया है? स्टॉप कर दिया। यानी पहले इसे छोड़ा और बाद में हो गया स्टॉप। तो ये पहले का काम था, तो पास्ट एक्शन जेरंड, बाद वाला फ्यूचर एक्शन इन्फिनिटिव। सॉरी फॉर के बाद वर्ब का ING प्रयोग करेंगे, अगर टू आता है तो V1। 4 जो है आपका क्या है दोस्तों? एक प्रीपोजिशन है। अब दोस्तों देखिए पार्टिसिपल को देखते हैं। जहां इन्फिनिटिव जेरंड एक नाउन का काम करते हैं, वहीं पार्टिसिपल करते हैं एडजेक्टिव का। फाइनाइट वर्ब की बात हमने पहले कर चुकी, जो सब्जेक्ट या टाइम के चेंज होने से चेंज हो जाए, फाइनाइट जो ना हो नॉन फाइनाइट, बहुत बार कर चुके हैं इसकी बात। और सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो तो एक से ज़्यादा कंजंक्शन चाहिए होंगे, और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा हो तो कंजंक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बातें पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ला के दे, कुछ भी एडिशनल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि भाई एक विशेषता मतलब उसका रंग, उसका शेप, कुछ भी, उसके संख्या, कुछ भी नई जानकारी ला के दे, वो एडजेक्टिव है। अब पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है, वहीं इन्फिनिटिव जेरंड नाउन होता है। नाउन मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी क्रिया का नाम, किसी चीज का नाम हो सकता है। वहीं पार्टिसिपल के रूप में अगर कोई चीज प्रयोग हो तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लें तो आई सा हिम गोइंग। अब अभी मैंने बताया है, मैंने उसे देखा, कब देखा? जब वो कहीं जा रहा था, उसको अचानक मैंने देख लिया, तो ऐसे कंडीशन में ये जेरंड हुआ। जैसे आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। मुझे क्या पसंद है? आई लव मनी, आई लव यू। जैसे एक सेंटेंस सिंपल, लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। आई लव प्लेइंग, यू को हमने रिप्लेस कर दिया प्लेइंग से, वर्ब के ING रूप से, ये क्या बन गया इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। तो जेरंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो एक क्रिया का नाम है। आई लव क्या? खेलने के काम को मुझे प्यार है, यानी उस खेलने की क्रिया का नाम क्या हो गया? प्लेइंग। तो वो एक नाउन का काम किया जेरंड। लेकिन पार्टिसिपल जो है दोस्तों एडजेक्टिव होता है। कैसे? आई सॉ ए लीफ, लीफ मतलब पत्ता, मैंने एक पत्ता देखा। आई सॉ अ फॉलन लीफ, ठीक है ना? आई सॉ अ अब देखिए मैंने एक पत्ता देखा,
फिर यहाँ भी आई सा अ लीफ मतलब मैंने एक पत्ता देखा, आई सा अ फॉलन लीफ। फॉलन का मतलब दोस्तों मैंने एक ऐसा पत्ता जो देखा जो क्या है जमीन पे गिरा हुआ था। और आई सा अ फॉलिंग लीफ, ING लगा होता है मतलब काम जारी है। मैंने एक पत्ता देखा जो गिर ही रहा था। दोनों पत्ते में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये फॉलन और फॉलिंग एक डिफरेंस ला रहा है। डिफरेंस ये ला रहा है दोनों के मोशन का। यानी जो फॉलन लीफ है वो ऑलरेडी गिर के जमीन पे स्थिर है, और दूसरा क्या है, गिरने का काम जारी है, मतलब उसमें मोशन है। तो ये है अंतर। ये दोनों जो है पत्ते दोनों के बारे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो पत्ता मैंने देखा वो गिरा हुआ था, जो तुमने देखा वो गिर रहा था। तो ये चीज होता है एडजेक्टिव। एक पत्ता जो है नाउन है, पत्ता कितनी संख्या में है, एक है, तो ये भी एडजेक्टिव है, उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। यहाँ भी एडजेक्टिव है, उसका मोशन बता रहा है। कुछ भी नया इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव होता है। और याद रखिए ये चूंकि फॉल एक वर्ब है, वर्ब से जो एडजेक्टिव बना है यहाँ पे फॉलिंग, ये वर्ब से बना है, इसलिए इसका नाम होगा पार्टिसिपल। जो एडजेक्टिव वर्ब से बना है ING लगा के या ED लगा के जनरली वो होता है पार्टिसिपल। याद रखिए पार्टिसिपल वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ED, यानी तीसरा फॉर्म, दूसरा नहीं होता है, लगा के प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल 3 तरह का जनरली याद रखिए। वर्ब के साथ ING लगाएंगे तो कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वर्ब के साथ ED फॉर्म या वर्ब का तीसरा फॉर्म जनरली प्रयोग करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग के साथ तीसरा प्रयोग कर देंगे तो कहेंगे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हैव फॉर्म के बाद तीसरा रूप आएगा, हैव फॉर्म के बाद तीसरा रूप परफेक्ट होता है। आगे देखिए कहाँ पे वर्ब का ING रूप प्रयोग करना है, कहाँ पे तीसरा, ध्यान रखिएगा। ING भी प्रयोग होता है और तीसरा भी। कहाँ प्रयोग करेंगे? जब कोई कार्य जारी हो, जब कोई कार्य जारी हो या कोई प्रभाव पैदा कर रहा हो तो वहाँ पे ING लगाएंगे। अब जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो या जो किसी कार्य से प्रभावित हो, एक आदमी है वो कोई प्रभाव पैदा कर रहा है, लोगों को हंसाने का प्रभाव पैदा कर रहा है, तो वो हो जाएगा ING। एक आदमी जो दूसरे के मजाक से खुद हंस रहा है, यानी उसके मजाक से प्रभावित हो गया है, वो होगा तीसरा रूप। तो समझते हैं 4 एग्जाम्पल लेके। जैसे आई सा ए फॉलन लीफ, अभी हमने बताया था, और आई सा अ फॉलिंग लीफ, दोनों में ध्यान दीजिएगा। मैंने एक पत्ता देखा, फॉलन मतलब गिरा हुआ पत्ता, और फॉलिंग का मतलब गिरता हुआ पत्ता। यानी मैंने जो पत्ता देखा फॉलिंग लीफ मतलब गिरता हुआ पत्ता देखा, मतलब उसके गिरने का काम जारी है, अभी पूरी तरह से गिरा नहीं है, वो अभी पत्ता जो है डाली से टूटा है, जमीन पे आया नहीं है, वो बीच हवा में गिर रहा है। तो ये हो गया काम जारी है, फॉलिंग लीफ। फॉलिंग लीफ मतलब एक ऐसा पत्ता जो डाली से टूटा और जमीन पे आके गिर चुका है, तो ये हो गया काम गिरने का समाप्त हो गया। तो जब काम समाप्त हो जाए तो तीसरा रूप और ING लगाएंगे जब कार्य जारी हो। दूसरा, कोई चीज प्रभाव पैदा करे, ठीक है ना, और जो चीज प्रभावित हो, वो प्रभावित हो तो तीसरा, प्रभाव पैदा करे तो वो चौथा रूप लेगा। कैसे? चिल्ड्रेन वेयर amused by playing in the cage। देखिए एक तो वो है चिल्ड्रेन वेयर अम्यूज्ड, मतलब बच्चे क्या थे दोस्तों। अम्यूज का मतलब होता है प्रसन्न होना। अम्यूजमेंट पार्क मतलब जहाँ पे खेल दिखाया जाता है, बच्चे आते हैं, उसे कहते हैं। चिल्ड्रेन वेयर अम्यूज्ड मतलब बच्चे क्या थे दोस्तों, खुश हो रहे थे। बच्चे खुशी पैदा नहीं कर रहे थे, बच्चे अम्यूजमेंट पार्क में खुश हो रहे थे, यानी किसी चीज से प्रभावित हो रहे थे। तो चूंकि प्रभावित हो रहे थे तो अम्यूजिंग की बजाय हमने क्या प्रयोग किया, अम्यूज्ड का। और वो प्रभाव कौन पैदा कर रहा था? प्रभाव जो पिंजरे में बंद बंदर खेल दिखा रहा था, वो बच्चों को प्रभावित कर रहा था, प्रभाव पैदा कर रहा था बंदर बच्चों पर। इसलिए हमने बंदर के साथ लगाया ING, क्योंकि बंदर जो है प्रभाव पैदा कर रहा है, और बंदर के खेल दिखाने से प्रभावित कौन हो रहा है? बच्चे। तो जो प्रभावित हों उनके साथ अम्यूज्ड, और जो प्रभाव पैदा करे उसके साथ
आईएनजी का प्रयोग करना, ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसे भी देखते हैं, आई एम टायर्ड बाई वर्क, मैं इस काम से क्या हो गया हूं, थक गया हूं। यानी काम से मैं क्या हो गया, प्रभावित हो गया। टायर मतलब होता है थकना, मैं प्रभावित हो गया, थक गया, इसलिए ईडी फॉर्म। लेकिन काम थकेगा नहीं, तो कहेंगे द वर्क इज टायरिंग, काम जो है थकाने वाला है। ये जो काम है, दिस वर्क कर दो इसको, दिस वर्क इज टायरिंग, मतलब यह काम थकाने वाला है, यह काम थकाने का प्रभाव पैदा कर रहा है, और हम लोग उससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। वी आर टायर्ड, यानी हम लोग, ये काम थकाने वाला है यानी थकाने का प्रभाव दे रहा है, तो आईएनजी। हम लोग थक रहे हैं तो ईडी। देखिए अंत पे हम लोग आ रहे हैं इस टॉपिक के। सेंटेंस में कभी कभी सेंटेंस में जो है पार्टिसिपल से ही स्टार्ट हो जाए और उसके पहले उसका सब्जेक्ट नहीं आता है। कंडीशन ऐसा है कि सेंटेंस पार्टिसिपल से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में जो बाद वाला पार्टिसिपल है सेंटेंस में आया हुआ, उसका जो सब्जेक्ट है वही पहले पार्टिसिपल का सब्जेक्ट बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब वर्ब का आईएनजी रूप, इससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं और इसे कहते हैं मिसमैच पार्टिसिपल के क्वेश्चन, यानी पार्टिसिपल जो है मैच नहीं कर रहा है। ऐसे भी सवाल आते हैं, दोनों को समझिएगा। वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉक मतलब टहलना, कहाँ, सड़क किनारे टहलते हुए एक कार नॉक्ड हिम डाउन, नॉक मतलब धक्का मारना या गिरा देना, यानी सड़क किनारे टहलते हुए एक कार ने उसे ठोक दिया। तो अब ऐसे कंडीशन में चूंकि इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो अगले पार्ट के सब्जेक्ट को ये अपना बना लेगा, और अगले पार्ट का सब्जेक्ट कौन है, ए कार। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा ए कार वॉकिंग अलोंग द रोड। अब समझिए, कोई कार सड़क किनारे वॉक करना मतलब टहलना, टहलेगी क्या, नहीं, गाड़ी सड़क पे चलती है, टहलती नहीं है। टहलता कौन है, आदमी। तो यहाँ सेंटेंस गलत हो गया, फर्स्ट पार्ट गलत होगा। सही कैसे करेंगे, इसकी जगह व्हेन ही वाज वॉकिंग कर देंगे, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, या व्हाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। अब समझिए क्या, जब वो सड़क किनारे टहल रहा था, ये बनेगा सब्जेक्ट, हमको डालना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं डालेंगे तो ये किसको सब्जेक्ट बना लेगा, ए कार को। तो कहेंगे व्हेन ही वाज वॉकिंग या व्हाइल ही वाज वॉकिंग। तो ऐसे कंडीशन में ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड की जगह व्हेन ही वाज कर दो या व्हाइल ही वाज, नहीं तो इसको सब्जेक्ट मान लेगा। और कार वॉक करेगा क्या, नहीं, यानी सेंसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हैविंग डन माई होमवर्क, यहाँ भी हैविंग डन यानी हैव प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरुआत हो रहा है, यानी हैविंग डन माई होमवर्क, यानी मेरा होमवर्क करने के बाद मेरी माँ ने मुझे अलाउ किया बाहर जाने को। तो आप समझिए सेंटेंस में पार्टिसिपल आया है, क्या इसके पहले सब्जेक्ट है, नहीं, तो ये सब्जेक्ट किसे बनाएगा, माई मदर। अब यहाँ पे पढ़ो जरा सेंटेंस, माई मदर हैविंग डन होमवर्क, यानी मेरी माँ ने होमवर्क किया, नहीं, होमवर्क कौन करेगा, मैं करूँगा। तब तो मम्मी बोलेगी कि बेटा बाहर जाओ खेल लो, या ऐसा थोड़ी है कि मम्मी कहेगी बेटा बाहर जाओ खेल लो, मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगी, नहीं, कंसेप्चुअली ये क्या है, गलत है। सही कैसे होगा, माई मदर डन माई होमवर्क, नहीं होगा, यहाँ करना पड़ेगा आफ्टर आई हैड डन या आई हैव डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट। ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में ये फर्स्ट पार्ट में गलती होती है, उसको तरह तरह से सुधारते हैं, सेंसिबल बना के सुधारते हैं। जब मैंने अपना होमवर्क कर लिया तब मेरी माँ ने मुझे अलाउ किया कि बाहर जाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे बीइंग अ रेनी डे, आई हैड टू कैंसिल माई प्रोग्राम्स। बीइंग अ रेनी डे का मतलब वर्षा का दिन होने के कारण, बीइंग मतलब होने के कारण, क्या होने के कारण, वर्षा का दिन होने के कारण। अब इसके पहले कोई सब्जेक्ट है, नहीं है, किसे बनाएगा सब्जेक्ट, आई को।
तो आई बीइंग अ रेनी डे, मैं वर्षा का दिन होने के कारण, सेंटेंस हो जाएगा गलत। और याद रखिए जब समय मौसम दूरी की बात हो तो वहाँ लगाते हैं इट बीइंग अ रेनी डे, यह बारिश का दिन था इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े। जैसे बीइंग केयरलेस मतलब केयरलेस होने के कारण, कहाँ, काम में केयरलेस होने के कारण चेयरमैन ने प्रतीक को डिसमिस कर दिया। ठीक है, अरे भैया अगर चेयरमैन काम में खराब है, सेंटेंस में आईएनजी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बन जाएगा इसका सब्जेक्ट कौन, चेयरमैन बीइंग केयरलेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो ऐसे सेंटेंस पढ़ोगे चेयरमैन बीइंग केयरलेस मतलब चेयरमैन केयरलेस था और प्रतीक को निकाल दिया। भैया चेयरमैन ने प्रतीक को डिसमिस कर दिया, सेंटेंस कह रहा है चेयरमैन प्रतीक को किस लिए डिसमिस करेगा, क्योंकि प्रतीक काम नहीं कर रहा है। और यहाँ क्या आ जाएगा, चूंकि आईएनजी से शुरू है तो इसको सब्जेक्ट खुद बना लेगा, यानी चेयरमैन बीइंग केयरलेस चेयरमैन था और नौकरी से प्रतीक जाएगा। वाह, तो ऐसे कंडीशन में एक तो तरीका पार्टी एक गलती का है, और अगर ऐसा आए तो दूसरा तरीका ये है कि चेयरमैन डिसमिस प्रतीक की जगह कर देंगे बीइंग केयरलेस इन हिज वर्क, प्रतीक वाज डिसमिस्ड बाय द चेयरमैन। याद रखिएगा हम क्या करेंगे, इस एक्टिव को बना देंगे पैसिव बनाएंगे तो प्रतीक अब कहाँ जाएगा, आगे, यानी प्रतीक बीइंग केयरलेस, प्रतीक क्या था, केयरलेस था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, चेयरमैन ने निकाल दिया। अब सेंटेंस हो जाएगा सेंसिबल। भाई जो केयरलेस होगा वही तो नौकरी से निकलेगा। अब यहाँ दिख रहा है सेंटेंस में कि चेयरमैन केयरलेस है और नौकरी से प्रतीक जा रहा है, हो जाएगा गलत। अब उसको उलट दो पैसिव बना के, तो क्या हो जाएगा, प्रतीक ही केयरलेस है और प्रतीक ही नौकरी से गया। दो तरीके से बनाते हैं। हैविंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास में प्रथम स्थान आने पे द टीचर अवार्डेड राम। अब आईएनजी से शुरुआत है तो द टीचर हैविंग स्टूड फर्स्ट मतलब टीचर फर्स्ट आए और अवार्ड राम को मिला, सेंटेंस हो जाएगा गलत। सही करने के लिए राम वाज अवार्डेड बाय द टीचर, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ राम आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये राम को ले लेगा, यानी राम फर्स्ट आया और राम को अवार्ड किसने दिया, टीचर ने। तो दोस्तों क्लास होता है हमारा समाप्त। अगर अब हम लोग इस चैप्टर के फिनिशिंग मतलब कंप्लीशन की ओर बढ़ चुके हैं, एक दो पॉइंट बचे होंगे। अब जो है मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस में कराऊंगा केडी कैंपस एक बुक है जिसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, जो मतलब क्वेश्चंस कम हैं लेकिन ओवरऑल पूरी तरह से टॉपिक को कवर कर लेता है। तो मैं उससे करवा दूंगा क्वेश्चंस ताकि आप कंसेप्चुअली अपने आप को ठीक कर सकें। और आपका जो काम है एक बार अच्छे से देखें, वीडियोस को पढ़ें, समझें, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको देखें कि मैंने कैसे बनाया है। फिर आप किसी और बुक से, सेट से, बाकी चीज़ों से अच्छे से बनाएं ढंग से। जो तरीका मैंने बनाया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है जो आपको अच्छे से सिखा जाएगा। अभी जो ये वर्ब जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया 95%। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा। तो आप चैप्टर्स को कंप्लीट करें क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एज देगा। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीखा तो आपने ये देखा होगा रूल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ें, समझें कि सेंटेंस में ये प्रयोग कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है। आपको इस चैप्टर को मास्टरी करनी है तो एक ही तरीका है, पहले जो मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से देखें बिना किसी गलत भावना के। एक होता है ना, अरे पता नहीं ये सब पढ़ा रहे हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसी भावना नहीं रखनी है। आपको अच्छे से सीखना है, एक बार सीखिए। केडी कैंपस के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्लेन टू पैरामाउंट के, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस टैकल कैसे करने हैं चैप्टर वाइज। आपने रूल सीखा, क्वेश्चंस लगाना सीखा। फिर इसी प्रकार एक बार आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट हो गया, फिर आप जितने मर्जी उतने क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन जब तक ये मेरे द्वारा इन चैप्टर्स को कंप्लीट न किया जाए, आपका एक ड्यूटी बनता है कि आप केडी कैंपस या प्लेन टू पैरामाउंट को कम से कम 10 बार प्रत्येक चैप्टर को बनाएं।
चीज़ों को समझें। मैंने रूल पढ़ा है उसे बार बार देखें। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया और बार बार क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली किया, तो आपको बता रहा हूँ आपकी कभी मतलब 180 मार्क्स से कम नहीं आने वाले मेंस में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो चलिए लेता हूँ, वीडियो का अंत होता है इस तरह से, इसका लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।